हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो है सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसे पढ़ा रहे हैं और ये उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं चाल तथा वेग। चाल तथा वेग क्या है इसके बारे में 9th क्लास में आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। एक बेसिक इसकी जो जानकारी है वो आपको है होनी चाहिए। और 9th में जितना भी टॉपिक आपने 11th में पढ़ना है, इन सब की जो बेसिक जानकारी है वो 9th स्टैंडर्ड में है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने 49 वीडियो जैसे हैं जो 9th के फिजिक्स से संबंधित अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियोस को देखकर आप इनकी बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहला जो टॉपिक है एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति, उसे समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके द्वारा उसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उसे एक्सपेरिमेंटली भी समझाने का प्रयास किया है कि एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति क्या होती। अब चाल तथा वेग सबसे पहले हम आ रहे हैं। देखिए, इसमें से चाल और वेग के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। जनरल जानकारी आपको ये है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। चूंकि दूरी अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि है, इसी वजह से जो चाल है, चाल आपकी अदिश राशि है और जो वेग है वो कैसी है, सदिश राशि है। चाल या स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला जो टॉपिक है चाल पर आ रहे हैं। स्पीड, सबसे पहले आप जान लें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका जो फार्मूला है, चाल बराबर हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू होती, चाल इक्वल टू होता है दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। अगर हम समय का मान 1 ले लें, है ना, समय का मान 1 ले लें, एकांक ले लें, तो एकांक समय में चली गई जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है नहीं। जैसे सपोज कीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास दिया होता कि चाल का मान कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में उस वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है। तो एकांक समय में तय की गई जो दूरी है उसी को हम स्पीड या चाल कहते हैं। अब आप देखिए, अगर हम ये मान लें स्मॉल t समय में चली गई दूरी कितनी हो, s हो, तो चाल v बराबर हो जाएगा s अपॉन t। s हमने माना है, t माना है समय, यानी t समय में चली गई दूरी अगर s है तो चाल बराबर हो जाएगा s, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, तो v बराबर आ जाएगा s अपॉन t। मात्रक इसका आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है मीटर प्रति सेकंड। अब आप देखिए, इससे संबंधित एक आपका होता है, फर्स्ट है माध्य चाल, औसत चाल भी कहते हैं, औसत चाल। इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम बोल सकते हैं, ये आपका कहलाता है एवरेज स्पीड। क्या होती है, एवरेज स्पीड। देखिए, जब वस्तु गतिमान होती है तो गतिमान वस्तु जो है वो आवश्यक नहीं है कि वो एक समान चाल से ही चल रही हो, यानी एक समान चाल से चल रही हो। कहने का मेरा पर्पज ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि समान समय अंतराल में वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है वो हमेशा क्या हो, एक समान हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक समान समय अंतराल में उसके द्वारा चली गई दूरी कैसी हो, अलग अलग हो। सपोज कीजिए, मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं बताने का। देखिए, 1 सेकंड में 1 सेकंड ऐसे लिख दे रहा हूं, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, सेकंड। हो सकता है यहां पर 2 मीटर दूरी तय की हो, यहां पर 3 मीटर दूरी तय की हो,
यहाँ पर फिर 2 मीटर दूरी तय की हो, यहाँ पर कितनी हो 5 मीटर दूरी तय की हो, यानी पहले सेकंड में 2 मीटर दूरी तय की हो, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर दूरी तय की हो, उससे अगले 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय की हो, और उससे अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की हो 5 मीटर दूरी तय की हो। तो अगर हम इस स्थिति में क्या करते हैं, जितनी तय की गई दूरी है कुल दूरी को, कुल दूरी जितनी है उससे हम कुल समय से क्या करते हैं डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, माध्य चाल या औसत चाल निकल के आ जाएगी। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास 2 + 3 + 2 + 5, अगर हमें ऐड करना है कितना आएगा 12, और ये 12 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आया 12, और टाइम कितना लगा, ये टाइम लगा है 4 सेकेंड, तो 12/4 = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इसकी औसत चाल कितनी आ गई, इसकी औसत चाल आ गई 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी अपॉन होता है कुल समय। इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं V बार बराबर होता है ΔS/ΔT। यदि ΔT समय में वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी ΔS हो, तो इसकी औसत चाल V बार लगा देते हैं, औसत के लिए लगाते हैं, माध्य के लिए लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी ΔS/ΔT। यदि ΔT समय अंतराल में कुल समय ΔT में तय की गई दूरी, कुल दूरी का मान कितना हो ΔS हो, तो V बार बराबर आ जाएगा हमारे पास ΔS/ΔT। अब जरा सेकंड पर थोड़ा ध्यान दें, इसे गंभीरता से लें। तात्क्षणिक, हिंदी में थोड़ा सा तात्कालिक भी कहते हैं, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस में इंग्लिश भी, जितने भी टर्म है सभी के लिए इसे हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे, एवरेज स्पीड। जितने भी टर्म है टेक्निकल टर्म है उन सभी की इंग्लिश आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके आगे क्लासेज में आपको समस्या आएगी। जो बुक्स मिलेंगी, जितनी बुक्स आपको फिजिक्स में आगे प्राप्त होंगी अच्छे स्टैंडर्ड की, वो सभी क्या होंगी, इंग्लिश माध्यम में ही होंगी। तो इसलिए तात्क्षणिक चाल, तात्कालिक चाल भी करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, समझने का मैं आपको बाई एग्जाम्पल थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए इसी की हम बात कर रहे हैं, अगर आप ये मान लीजिए, अगर हम औसत चाल देखें, तो औसत चाल जब हम निकाल रहे थे तो वो औसत चाल, जैसे मान लें ये पॉइंट हमारे पास A था और ये पॉइंट क्या था, B था। कोई वस्तु गतिमान हुई, A से कहां पर पहुंच गई, A से B तक पहुंच गई। तो A से B तक जब वस्तु कोई पहुंच रही है, तो अगर हम औसत चाल की बात करें तो ये जो एवरेज स्पीड है वो ना तो A पर है और ना का B पर है। एवरेज का मतलब क्या है, आप औसत निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, तो आप देखिए, जैसे ये 1 सेकंड पे है और ये 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड पर है, और ये कितना है 3 सेकंड पे, और ये कितनी है 4 सेकंड पर है। अगर इनके बीच का समय अंतराल है, जैसे आप ये मान लिए, इसके बाद क्या होगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, और ऐसे ही बढ़ते जाए तो क्या आएगा, 1.9 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा, फिर 2.9 आएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो इसी प्रकार से समय, मतलब 1 सेकंड के बाद आप समझे दूसरा सेकंड एकदम तो होगा नहीं। 1 सेकंड से दूसरे सेकंड का जो 1 सेकंड का समय अंतराल है वो कैसा है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, सूक्ष्म रूप से परिवर्तित हो रहा है। तो यदि हम ऐसे मान लें, जैसे जैसे हमने कोई चाल ली,
यहां पर हमने देखा कि 1 सेकंड पर हमने देखा। अब 1 सेकंड के जस्ट बाद, तुरंत बाद जो समय है वहां पर हमने चाल देखी। तो जो आप ये मान लें, इसके और इसके बीच का जो समय अंतराल है हमारे पास, ध्यान दीजिए, इसका ये 1 सेकंड पर है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो इनका जो समय अंतराल है वो ज्यादा है। अगर हम इनका समय अंतराल देखें तो 4 में से 1 निकाल दें, 3 सेकंड का अंतर है। अगर हम समय अंतराल की बात करें, समय का डिफरेंस, ये 1 सेकंड पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर, ये 4 पर, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड समय अंतराल की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो समय अंतराल है डेल्टा टी, डेल्टा टी का मान क्या हो, बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस की उसमें डेफिनेशन में या परिभाषा में, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी जो समय अंतराल है उसका मान क्या है, 0 की ओर अग्रसर है। टेंड्स टू 0 को कहते हैं हम 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं वो समय अंतराल क्या है, बहुत सूक्ष्म है। और अति सूक्ष्म होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण उसे हम क्या मान सकते हैं, उस स्पीड को जब हम मानेंगे तो उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मान सकते हैं या तात्क्षणिक चाल हम उसे मान सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, तब ये जो स्पीड है, इस स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, इस स्पीड को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, लिमिट लगाते, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और क्या हो जाए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और इसे हम कैलकुलस के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं डी एस अपॉन डी। तो तात्क्षणिक का मतलब समझे तुरंत, तात्कालिक, तत्काल जैसे शब्द आता है, तुरंत उसी समय जब हम बिल्कुल उसी क्षण, मतलब जब हम स्पीड का मान उसी मूवमेंट पर, उसी क्षण पर कंसीडर करेंगे या कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेंगे, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होने पर उस समय जो आपको चाल प्राप्त होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं, जो हमारे पास दूसरा है वो क्या है, वेग, वेलोसिटी। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। किस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है आप देखिएगा। सबसे पहले हम आ जाए, अगर इसका फार्मूला हम देखें, वेग इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय। अभी मैं दूरी और समय का आपको एक उदाहरण बता दूं, हालांकि बहुत आसान सी चीज है, लेकिन जनरली कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाती है, आप लोग नहीं ध्यान देते हैं। कई कारण ऐसे रहते हैं, मान लीजिए 9th में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है पढ़ाई पर, केवल वो चीज़ें क्या की याद कर ली हैं, समझने का प्रयास नहीं किया है। तो देखिए, दूरी और विस्थापन की वजह से ही एक अदिश राशि है और एक कैसी है, सदिश राशि। मैं आपको एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। हमने एक बॉल ली, ऊपर की ओर फेंक दी, ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंक दी, वो 10 मीटर ऊपर गई और लौट के उसी स्थान पर आ गई। तो उसने कितनी दूरी कुल मिला के मार्ग में तय की, तो कितना, यानी जो मार्ग उसने तय किया, उस मार्ग की या पथ की जो लंबाई हो जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। किसी वस्तु के द्वारा तय की गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो 10 मीटर ऊपर गया और लौट के यहाँ पर ही आ गया, तो 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे, कुल मिला के हमारे पास तय की गई दूरी कितनी हो गई, 20 हो गई। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। अब आप देखिए, प्रारंभिक स्थिति जहाँ पर थी, यहाँ से हमने बॉल को फेंका और लौट के वो यहाँ पर आ गई, तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है,
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो आप अगर ऊपर की ओर विस्थापन पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे की ओर कैसे लेंगे, मतलब ऐसे माने ऊपर की ओर अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं मान, तो नीचे की ओर कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे। कुल मिला के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी है वो क्या प्राप्त हो रही, शून्य प्राप्त हो रही है। तो विस्थापन कितना हो गया, शून्य हो गया। इस प्रकार से वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय होता है, ठीक है। नहीं, विस्थापन में हम कह सकते हैं निश्चित दिशा में चली गई दूरी भी विस्थापन कहलाती है। तो इसमें अब सदिश और अदिश राशि क्या होती है ना, इसे भी जानना जरूरी है। केवल डेफिनेशन जानने से काम नहीं चलता, हमारे समझ में आना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, वास्तव में हमारे समझ में आना चाहिए। केवल हमने याद करने से काम नहीं चलने वाला है जब तक आप उसे समझ नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एकांक समय में होने वाला जो विस्थापन है, एकांक समय में होने वाले विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। हम कह सकते हैं 1 सेकंड में जितना विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो आप ये मान लीजिए कि 1 सेकंड में वस्तु के द्वारा होने वाला विस्थापन कितना है, 2 मीटर है, इसलिए उसका वेग हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के वेग की हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। एक तो एक समान वेग, जरूरत पड़ जाती है वेग के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एक समान वेग। और दूसरा हम बताएंगे आपको परिवर्ती वेग। एक समान वेग समझिए, एक समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, अगर समान समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया या होने वाला जो विस्थापन है वो कितना समान हो, समान समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन अगर समान है तो उस समय उसका वेग क्या होगा, उस समय उसका वेग होगा एक समान वेग। अब परिवर्ती वेग क्या होता है, यदि समान समय अंतराल में होने वाला जो विस्थापन है वो अलग अलग है, हम सब कह सकते हैं यदि समान समय अंतराल में होने वाला जो वेग है वो होने वाला जो विस्थापन है, होने वाला जो विस्थापन है, वेग नहीं, समान समय अंतराल में होने वाला जो विस्थापन है वो क्या है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो इस समय उसका जो वेग होगा वो कैसा कहलाएगा, परिवर्ती वेग कहलाएगा। अब परिवर्ती वेग जरा ध्यान दीजिए, 3 कारण हो सकते हैं इसके। नंबर 1, परिवर्ती वेग का जो कारण हो सकता है जो गतिमान वस्तु है उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा हो। दिशा में परिवर्तन होने पर भी वेग के मान में परिवर्तन होगा। क्यों होगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। नंबर 2, परिमाण, अगर उसके मान में परिवर्तन हो रहा है तो मान में परिवर्तन होने पर भी वेग के मान में परिवर्तन हो जाएगा। नंबर 3, हम समझ दोनों में ही परिवर्तन, यानी दिशा में भी परिवर्तन हो रहा हो और दिशा में परिवर्तन होने के साथ परिमाण में भी परिवर्तन हो रहा हो, तो वेग में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। मैं आपको एक रफ उदाहरण बता दे रहा हूं, हालांकि इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे इस चैप्टर से आगे। एक वृत्तीय गति होती है, जरा ध्यान दीजिए, वृत्तीय गति। आप कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन यहां पर क्या है, इसका आप मान ले, इसका जो चाल है या वेग हम कहते हैं, चाल मानिए, चलिए वेग, ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, थोड़ा शॉर्ट में समझ लें। अब ये यहाँ पर जो वृत्त की पोजीशन है, वृत्तीय मार्ग की पोजीशन है, उस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वेग की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो जब ये गतिमान है, इस प्रकार से गति कर रहा है, तो इसका जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड ही है। प्रत्येक पोजीशन में वृत्तीय मार्ग के इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन होने के क्या क्या कारण है मैंने आपको बताया। एक समान वृत्तीय गति को आगे चल के आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है औसत वेग। देखिए ये तो प्रकार हो गए,
पहला है औसत वेग, माध्य वेग भी कह सकते हैं, औसत वेग। अब औसत वेग क्या है? औसत वेग में आप मान लें यदि डेल्टा टी समय अंतराल में, समय में लिख दें, समय में होने वाला विस्थापन डेल्टा एस हो, तब यदि डेल्टा टी समय में होने वाला विस्थापन डेल्टा एस हो तब औसत वेग, तो बी छोटा सा एवरेज लिख रहे हैं, ए बी शॉर्ट में लिख दिया, एवरेज के लिए लिखा है, तो वी एवरेज। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम लगाना चाहें तो ये कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट कर दीजिए, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो बी एवरेज वेक्टर बराबर हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी आप समझ रहे हैं समय है, समय कैसी क्वांटिटी है, समय है स्केलर क्वांटिटी। तो डेल्टा टी समय में होने वाला विस्थापन अगर डेल्टा एस है तो इसका जो औसत वेग हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वेक्टर फॉर्म के अनुसार मैंने आपको लिख दिया। अब जैसा मैंने, अगर चाल वाली चीज आपको समझ में आ गई तो वेग वाली भी आसानी समझ में आ जाएगी। दूसरा आपका आता है तात्क्षणिक, काफी कठिन नाम है इंग्लिश हिंदी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंग्लिश मैंने एक स्थान पर लिख दिया इसलिए मैं नहीं बता रहा। अभी जैसा मैंने आपको बताया था डेल्टा टी जो समय अंतराल होता है, समय अंतराल का मान अति सूक्ष्म हो, क्या हो, अति सूक्ष्म हो, बहुत ही कम हो। तो डेल्टा टी जो समय अंतराल है, अगर जैसे मैं यहां पर डिटेल में बता चुका हूं आपको, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की कंडीशन में जो आपकी वेलोसिटी निकल के आती है वो कैसी आती है, वो आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप ऐसे मान सकते हैं, किसी चीज को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, किसी चीज को हम तुरंत ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी क्षण ऑब्जर्व कर रहे हैं, तत्काल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस समय हम क्या कहेंगे, उसे हम तात्क्षणिक, क्षण से बनाए, मूवमेंट से बनाए। तो उसी समय, जस्ट उसी मूवमेंट पर जब हम वेलोसिटी को एक प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उस समय जो हमारी वेलोसिटी कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए, यदि वही लिखेंगे हम, यदि डेल्टा टी समय अंतराल सूक्ष्म है तब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम उस तरीके से लिखेंगे, पहले हम लिखें v इक्वल टू लिमिट, जैसे लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये क्या है डी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को जैसा मैंने आपको बताया है, इसे हम लिख लेते हैं डी एस अपॉन डी टी। अगर तात्क्षणिक वेग का मैं आपको एक और उदाहरण बता रहा हूं, जैसे आप थोड़ा समझे, जैसे स्विच है, किसी हम बल्ब को शुरू करना चाह रहे हैं, तो जस्ट जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, मान लीजिए यहां पर लगा हुआ है स्विच यहां पर, और कोई बल्ब 100 मीटर की दूरी पर है, तो जैसे ही आप उसे लाइट के स्विच को ऑन करते हैं, उतनी 100 मीटर की दूरी हो, 1 किलोमीटर की दूरी हो, 1000 किलोमीटर की दूरी हो, वो जस्ट तुरंत यानी तत्काल उसी समय वो करंट फ्लो होगा और वो लाइट क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी, जल जाएगी। तो जस्ट जो घटना हो रही है ना, तत्काल जो घटना हो रही है, आप समझ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तात्कालिक वेग भी कह सकते हैं या तात्क्षणिक वेग भी। टॉपिक है वो है त्वरण, जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, किस प्रकार से हम उसे डिफाइन करेंगे, इसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं।
देखिए, पहले मैं आपको बोर्ड पर लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे वास्तव में एक्सीलरेशन होता क्या है। आप सभी लोग जो स्टूडेंट बाइक चलाते होंगे या मान लीजिए स्कूटी चला रहे हैं, टू व्हीलर की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, एक्सीलेटर होता है, ध्यान दिया आपने, जिससे हम क्या कहते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। तो एक्सीलेटर जो है वो एक्सीलरेशन से रिलेटेड है, यानी एक्सीलेटर का जो काम है वो क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है। स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। तो यदि कोई वस्तु क्या होती है, गतिमान होती है, तो वस्तु के गतिमान होने पर अगर उसके वेग के मान में परिवर्तन हो रहा है, किसी वस्तु के गतिमान होने पर उसके वेग के मान में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसकी गति कैसी कहलाएगी, त्वरित गति कहलाएगी। यदि कोई वस्तु वेग परिवर्तन के साथ गति कर रही है तो उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखिए, यदि कोई वस्तु ऐसी है, यदि ध्यान दें, अभी मैं डिटेल में सब बताऊं, यदि डेल्टा टी समय में वेग परिवर्तन डेल्टा वी है, तब देखिए एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तब त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण ए बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यानी आप ऐसे समझ लें, वेग में होने वाला जो परिवर्तन है, उस वेग में होने वाले परिवर्तन को अगर हम समय से क्या कर दें, भाग दे दें, तो वेग में होने वाले परिवर्तन को अगर हम समय से भाग दे देते हैं तो हम कह सकते हैं, किसका मान निकल के आ गया, त्वरण का मान निकल के आ गया। तो हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, या हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर। दर का मतलब होता है डिवाइड करना, रेट। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर या किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की जो समय दर है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर हम और बिल्कुल साधारण डेफिनेशन पर आ जाएं, डेल्टा टी का मान हम क्या ले लें, बल ले लें। तो डेल्टा टी का मान जब हम बल ले लें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एकांक समय, यदि हम डेल्टा टी का मान क्या ले लें, एकांक को 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड, तब ए बराबर किसके हो जाएगा, जो हम डेफिनेशन के लिए प्रयोग करते हैं, डेल्टा वी। हम कह सकते हैं 1 सेकेंड में होने वाला जो वेग परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या हम कह सकते हैं एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि वास्तव में त्वरण होता क्या है। एकांक समय में होने वाला जो वेग परिवर्तन है वो क्या है, त्वरण है। मैं आंतरिक रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए आप प्रयास कीजिए। कोई वस्तु है और ये गतिमान है, आप देखिए ये 1 सेकेंड, ये कितने हो गए, 2 सेकेंड, ये कितने हो गए, 3 सेकेंड। तो मान लीजिए यहां पर इसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकेंड है। फिर 1 सेकेंड बाद कितनी हुई, 40 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। फिर यहां पर कितनी होगी, 50 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। तो इन पर आप देखिएगा, पहला जो सेकंड है 1 सेकंड में कितनी थी, 30 मीटर दूरी ये तय कर रही थी, तो उसका वेग क्या था, 30 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड बाद यानी 2 सेकंड में, ठीक है नहीं, तो 2 सेकंड में इसकी दूसरे सेकंड में, 2 सेकंड तो नहीं कहेंगे, दूसरे सेकंड में, क्योंकि यहां से यहां तक का अंतराल कितना, 1 सेकंड है। दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हुई, 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई। और ठीक उसके 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 50 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो यदि हम क्या करें, वेग में परिवर्तन निकालें, तो वेग में परिवर्तन कितना आ जाए, वेग में परिवर्तन यहां से आ जाए 50 माइनस 30, कितना आ जाएगा, 50 माइनस 30, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 50 माइनस 30 अपॉन डिस्टेंस। तो हमारे पास एक प्रकार से वेलोसिटी तो ये आ गई,
अब अगर हम समय अंतराल निकालें तो ये तो है 1 सेकंड पर, ये 2 पर, ये क्या है 3 पर। तो यहां पर जो आपका समय अंतराल आया है वो कितना है 2, ये 1 सेकंड पर है, ना कि 1 सेकंड के बाद। ध्यान दीजिए, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। तो ये कितना होगा 20/2, यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो मान आ जाएगा 20/2 का मतलब ये कितना है 10 आ गया 10। तो आप समझ सकते हैं, मतलब आप देखें ये 1 सेकंड बाद हो गया, ये 2 सेकंड बाद हो गया, 2 सेकंड बाद स्पीड बढ़कर हो गई 30 से कितनी हो गई 50। तो 2 सेकंड बाद स्पीड 30 से 50, यानी 2 सेकंड में स्पीड में कितना परिवर्तन हो गया, वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो गया 20। तो 1 सेकंड में आप निकालेंगे वेलोसिटी में जितना परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, आपका त्वरण कहलाएगा या एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो गया, इस स्थिति में जो त्वरण निकल के आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए न्यूमेरिकल रूप से भी मैंने आपको बता दिया, इससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब अगर हम बात करें त्वरण की, तो देखिए एक त्वरण का एक होता है एक समान त्वरण, त्वरण यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जिसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण क्या है, एक समान के लिए आप समझ लें जैसे यूनिफॉर्म शब्द आया है। आप ध्यान दीजिए, क्लास में हम जाते हैं, कॉलेज में हम जाते हैं, मेन रूप से किसी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो उसकी क्या होती है, एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म माने क्या, सभी की ड्रेस में क्या होती है, समानता होती है, एक समान होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, एक समान है। तो आप ये समझ लें, यहां से अगर हम परिभाषा पे पहुंचे तो हमने देखा त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहां पर अगर किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, समझने का प्रयास कीजिए, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, स्पष्ट है। किसी गतिमान वस्तु के समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन की स्थिति है, तो वो क्या कहलाएगी, तब वो कहलाएगा, यहां पर जो निकल के आएगा वो कहलाएगा एक समान त्वरण। तो ऐसे हम कह सकते हैं परिभाषा ही मान ली जा रही, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा यदि समान समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या है, एक समान है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक समान त्वरण। जैसे आप उदाहरण के लिए इसी को देख लें, आप इसे देख सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, यहां से यहां तक जो समय में परिवर्तन कितना हुआ, 1 सेकंड हुआ है, और 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना है, 10। इसी प्रकार से देखिए 2 सेकंड के बाद जब 3 सेकंड आया तो समय में परिवर्तन कितना हुआ, 1 सेकंड, और वेग में होने वाला परिवर्तन भी कितना है, 10। तो यहां पर समय जो 1 सेकंड का समय है उसमें वेग में होने वाला परिवर्तन हमेशा समान है, कितना है, 10 है। तो इसलिए इस प्रकार की गति में क्या निकल के आ रहा है, इस प्रकार की गति में हमारे पास एक समान त्वरण आ रहा है। दूसरा हम आते हैं, जिसे हम कहते हैं परिवर्ती, बदलने वाले, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन
तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में आप देखिए, जिसे हम परिवर्ती त्वरण कहते हैं, परिवर्ती से हम समझ रहे हैं ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में क्या होता है, चेंज हो रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म है। एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इसे अगर हम कहना चाहें तो इसे हम असमान त्वरण भी कह सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसी कंडीशन होती जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यदि समान समय अंतराल में वेग में होने वाला जो परिवर्तन था वो कैसा हो, अलग अलग हो। जैसे ये तो आपके लिए किसके लिए आ गया, ये तो आ गया यूनिफॉर्म के लिए। किसके लिए आ गया, यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म। अब मैं यहां पर ही बता रहा हूं, जैसे नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। आंकिक उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आए। कोई वस्तु है और ये वस्तु क्या कर रही है, देखिए 1 सेकंड जब है, 1 सेकंड, इसकी स्पीड या हमने वेलोसिटी मान ली है, कितनी है, ये मान ली हमने 30 मीटर प्रति सेकंड है। अब 2 सेकंड पर आप आ जाए, अब यहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी, 40 मीटर प्रति सेकंड। हम 3 सेकंड पर आ गए, इसकी स्पीड होगी 60 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए यहां पर इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो यहां से यहां के बीच का जो समय अंतराल है, 1 सेकंड के बाद जब 2 सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो समय अंतराल हमारे पास कितना है, समय अंतराल हमारे पास है 1 सेकंड। और 30 से 40 जो वेलोसिटी हो रही है, तब आप समझ सकते हैं यहां पर वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वो कितना है, 10। अब आगे देखें, यहां से यहां तक समय में जो परिवर्तन हुआ है वो तो कितना है, 1 सेकंड। लेकिन वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन देखिए, 40 से कितनी हो गई, 60, तो ये कितना आ गया, 20। तो यहां पर वही समय अंतराल 1 सेकंड में वेग में होने वाला परिवर्तन 10 था, और वही समय अंतराल 1 सेकंड में यहां पर होने वाला परिवर्तन कितना है, यहां पर होने वाला परिवर्तन कितना है, 20। तो समान समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन कैसा है, अलग अलग है। तो यहां पर जो त्वरण आएगा वो त्वरण आपको कैसा होगा, असमान त्वरण होगा, जिसे हम परिवर्ती त्वरण भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं यदि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में होने वाला वेग परिवर्तन कैसा हो, अलग अलग हो, वेग में होने वाला परिवर्तन समान ना हो, तो इस स्थिति में कह सकते हैं ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें इसमें तो ये होता है औसत त्वरण। थर्ड, औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, तो औसत त्वरण या एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया था परिवर्ती त्वरण के बारे में। यदि समान समय अंतराल में वेग में होने वाला जो परिवर्तन है, समान समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन कैसा है, अलग अलग है, असमान है, तो उस समय मैंने आपको बताया था, उस समय क्या निकल के आता है, ये परिवर्ती त्वरण के लिए हम डिफाइन करते हैं। अब आप देखिए, यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत गतिमान है या गति कर रही है और उसका हमें क्या करना, औसत त्वरण निकालना है, तो औसत त्वरण निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, ए बार कहेंगे, ए बार, और ये हो जाए कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन अपॉन कुल वेग परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा, कुल समय। तो मैंने आपको बताया यदि कोई वस्तु है वो असमान त्वरण से या परिवर्ती त्वरण से गतिमान है, और उसके लिए जब हम एवरेज
एक्सीलरेशन निकालेंगे या औसत त्वरण निकालेंगे तो होने वाले कुल परिवर्तन को, होने वाले वेग में कुल परिवर्तन को अगर हम कुल समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास औसत त्वरण निकल के आ जाएगा। अब फोर्थ टाइप की हम बात करें, सभी टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर आपको इसका पिछला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने उसमें आपको चाल तथा वेग के बारे में बताया है, और चाल और वेग के बारे में जब मैंने आपको बताया तो उसमें बताया है, आपको पता होगा मैंने एक समान चाल बताई है, असमान चाल बताई है, ठीक है नहीं, औसत चाल बताई है, तात्क्षणिक चाल बताई है, इसी प्रकार से वेग के बारे में बताया है। तो अगर आपको पिछला वीडियो समझ में आ गया है, पिछला टॉपिक समझ में आ गया है तो आप इसे आसानी समझ लेंगे। पिछले 2 टॉपिक मैंने इस चैप्टर के जो पढ़ा दिए हैं उन्हें देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और इनकी जो बेसिक नॉलेज है, जितने टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक मैंने कई बार चर्चा की है, 9th क्लास के हैं। आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर 49 ऐसे वीडियोज हैं जिसमें मैंने बेसिक जानकारी दी है जो 9th में फिजिक्स की है, फिजिक्स के चैप्टरों को मैंने पढ़ा दिया है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। फोर्थ आपका आता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम या तो कहते हैं तात्कालिक, या तात्कालिक के साथ साथ क्या कहते हैं, तात्क्षणिक भी कहते हैं। एक प्रकार से क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। तात्क्षणिक हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है, मैंने आपको पहले ही क्या है, जितने टर्म हैं उन सभी की इंग्लिश आपको जरूर पता होनी चाहिए। तात्क्षणिक त्वरण या तात्कालिक भी कह देते हैं, तात्कालिक कहते नहीं कोई चीज, तत्काल रिजर्वेशन होता है त्वरण। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था जैसे हम औसत त्वरण निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं, तब मैंने आपको बताया था कुल वेग परिवर्तन को हम कुल समय से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए जो समय अंतराल है यहां पर ये क्या होगा, ये हमारे पास होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब आप समझ लो, मैंने पहले भी आप, इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी घटना को हमें तुरंत मालूम करना हो, तत्काल उसी मूवमेंट पर, उसी क्षण पर हमें ज्ञात करना हो। जैसे आप देखिए हम त्वरण यहाँ पर निकाल रहे थे, फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो त्वरण निकल के आता, ठीक है नहीं, वो क्या था, वो था 1 सेकंड की स्थिति में। यहाँ पर जो त्वरण निकल के आता वो दूसरे सेकंड की स्थिति में था। यहाँ पर जो त्वरण निकल के आता वो क्या था, वो तुरंत था तीसरे सेकंड की स्थिति में। तो आप देखिए अगर हमें तात्कालिक त्वरण निकालना होता, यानी उसी समय निकालना होता, बिल्कुल उसी क्षण, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो समय अंतराल था वो कितना था, 1 सेकंड था। यहाँ पर समय अंतराल था कितना था, 1 सेकंड था। और यहाँ से यहाँ तक समय अंतराल कितना था, 2 सेकंड था। अगर आप ये मान लीजिए जस्ट हमें उसी समय निकालना हो, किसी, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड पे ही निकालना हो, या जस्ट 2 सेकंड पे निकालना हो, या जस्ट 3 सेकंड पे निकालना हो, तो उस समय क्या आएगा, उस समय जो त्वरण निकल के आएगा वो त्वरण हमारे पास क्या आएगा, तात्कालिक त्वरण निकल के आएगा। जैसे यहां पर हम देखें, यहां पर अगर हम त्वरण देखें, ठीक है नहीं, या यहां पर त्वरण देखें 2 सेकंड पे या 3 सेकंड पे त्वरण देखें, तो 1 सेकंड पर जो त्वरण निकल के आएगा वास्तव में वो क्या होगा, वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। 2 सेकंड पर जो त्वरण निकल के आएगा वो भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा। और 3 सेकंड पर जो त्वरण निकल के आएगा वो भी क्या होगा, तात्कालिक त्वरण होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, डेल्टा टी को क्या करते हैं, डेल्टा टी को 0 मान लेते हैं। यदि, यानी जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता, ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल को हम क्या कर ले, सूक्ष्म मान लें। तो ए इक्वल टू, पहले मैंने आपको बताया लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
dv अपॉन क्या हो जाए dt। और मैथमेटिक्स से या कैलकुलस से इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे हम dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो एक तो हमारे पास एक्सीलरेशन ये निकल के आ गया, a बराबर आ गया dv अपॉन dt। अगर इसे और अनदर फॉर्म में लिखना चाहें तो a इक्वल टू dy dt। और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है विस्थापन अपॉन समय, तो dx अपॉन dt। मैथमेटिक्स में के टर्म में हम इसे लिख रहे हैं, इसकी आगे जरूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पर a बराबर हो जाए d2x अपॉन dt2, स्क्वायर नहीं बोलते, क्या आ जाए d2x अपॉन dt2। इस तरीके से हम तात्क्षणिक त्वरण के मान को निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया बस तात्क्षणिक में याद रखिएगा, जस्ट उसी समय, उसी मोमेंट पर, उसी क्षण पर जब हम त्वरण की गणना करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं।